नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर खड़े हुए हैं और इधर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के हिंदी के इंटरव्यू चल रहे हैं। हमारे साथ एक साथ जुड़ चुके हैं, जो अभी-अभी कुछ देर पहले अपना इंटरव्यू दे के आए हुए हैं। तो ये अपना अनुभव साझा करेंगे। तो सर, हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जी, मेरा नाम गौरव है और मैं हैदराबाद विश्वविद्यालय से अभी पीएचडी कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय से हुआ है और मास्टर्स मैंने जेएनयू से किया है। जी। तो आपका किस बोर्ड में इंटरव्यू था और कितने मेंबर थे? जी, मामला ये था कि मेरा जो जिस रूम में इंटरव्यू हुआ उसमें कोई वो लगा नहीं था, नेम प्लेट। तो मुझे पता नहीं है कि उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे। लेकिन ये था उसमें 4 लोग थे, चारों मेल थे, पुरुष थे और एक मुझे लगता है वो जो चेयर चेयर कर रहे थे और 3 लोग इस विषय के एक्सपर्ट थे। तो जैसे आप इंटरव्यू के लिए अंदर गए, तो आपसे क्या-क्या सवाल पूछे गए, किस तरीके से पूछा गया? जी, देखिए पहले मैं गया तो फिर उन्होंने कहा कि अपना नाम बताइए, तो मैंने बताया कि सर मेरा नाम गौरव है। तो उन्होंने कहा अच्छा आप हरदोई से हैं? तो उन्होंने कहा कि हरदोई तो बहुत पवित्र भूमि है। तो मैंने कहा कि जी सर। तो उन्होंने कहा हरदोई के बारे में कुछ बातें बताइए। तो मैंने बताया कि सर हरदोई जो है एक तो सांस्कृतिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ होली की शुरुआत हुई थी। होलिका दहन की जो पूरी परंपरा है वो होली की हमारे यहाँ से स्टार्ट हुई थी हरदोई से। तो मैंने ये बात बताई और दूसरा मैंने बताया कि मध्यकाल के एक बड़े कवि हैं रसखान जो बिहानी से थे, हरदोई से थे। तो फिर उन्होंने कहा और मैंने फिर बताया कि रीतिकाल में कुछ कवि हुए हैं, बाद में रसलीन और मुबारक बिलग्रामी वगैरह हमारे यहाँ से कवियों की एक बड़ी परंपरा रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा कि ये बताइए आप आपका जो रसखान जो हैं, इनका एक पद है। तो उन्होंने एक या लखुटी और कामरिया पर उन्होंने कहा ये पद सुनाइए। तो फिर मैंने पूरा पद उनको सुनाया कि मानुष हों तो वही रसखान, बसों गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरण नित्यानंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरको, जो करियो दरियो कर छत्र पुरंदर धारण। तो ये मैंने पूरा पद ये उनको सुनाया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि रवींद्रनाथ को जो है नोबेल मिला था। मैंने कहा जी सर मिला था। उन्होंने कहा गीतांजलि पे मिला था उनको नोबेल। और ये बताइए तो क्या अंग्रेज़ों ने उनको बंगला पे नोबेल दे दिया? तो मैंने कहा सर नहीं, वो उनके अंग्रेज़ी अनुवाद पे, गीतांजलि के अंग्रेज़ी अनुवाद पे उनको नोबेल मिला था। तो उन्होंने पूछा कि अंग्रेज़ी का अनुवाद उनकी रचना का किसने किया था? तो फिर मैंने बताया मेरे दिमाग में दरअसल थोड़ा-सा स्लिप कर रहा था। हालाँकि मुझे पता था कि रवींद्र ने खुद भी अनुवाद किए हैं और खुद खुद ही अनुवाद किया था। लेकिन मैंने पहले बताया कि शायद सर एक येट्स नाम के कवि थे उन्होंने किया। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा शायद से बात नहीं चलेगी, आप अध्यापक बनने वाले हैं तो आप ठोस बात बताइए। तो मैंने कहा कि हाँ सर मुझे पता होना चाहिए था लेकिन मुझे अभी 2 लोगों में से लग रहा है लेकिन रवींद्र ने ही किया है संभवतः। तो उन्होंने संभवतः पे थोड़ी-सी आपत्ति की थी। फिर उन उसके बाद में उन्होंने पूछा उन्होंने दूसरे जो मतलब जो विषय के एक्सपर्ट थे उनके पास में हैंडओवर कर दिया। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आगे उन्होंने पूछा कि आप जेएनयू से पढ़े हैं तो आपने आपकी किस चीज़ में रुचि है? कविता में है या कथा क मतलब लिटरेचर में है? कथा साहित्य में है। तो मैंने बताया कि मेरी रुचि सर कविता में है मूलतः। तो उन्होंने कहा अच्छा कविता में आपकी रुचि है, तो आप ये बताइए कि तार सप्तक सप्तक कितने प्रकाशित हुए थे? तो मैंने कहा कि सर 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। तो उन्होंने कहा अच्छा पहला तार सप्तक कब आया? तो मैंने बताया कि सन 1943 में पहला तार सप्तक आया। तो उन्होंने कहा उसकी किसने वो रूपरेखा बनाई पूरी? तो मैंने कहा अज्ञे जी ने, सच्चिदानंद वात्स्यायन हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का नाम लिया मैंने। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि अज्ञे की कोई लोकप्रिय पंक्तियाँ हैं, वो बताइए आप। तो मैंने कहा कि सर अज्ञे की तो दरअसल बहुत सारी लोकप्रिय पंक्तियाँ हैं। आप कविता का नाम कहेंगे तो मैं बताऊँगा, मतलब मैं इस तरीके से उसको बोला। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो कह रहे हैं आपको कौन-सी लगती है? तो मैंने बताया कि सर मुझे कई सारी मैंने नदी के द्वीप है, या दीप अकेला है, साँप है और असाध्य वीणा है, बहुत सारी कविताएँ हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ कि तो मैंने फिर यह दीप अकेला कविता सुनाई उनको, मुझे याद थी चूँकि। तो फिर मैंने कविता सुनाई, फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे से याद करना पड़ेगा कौन-कौन से प्रश्न पूछे। फिर उन्होंने पूछा हाँ, कि प्रयोगवाद के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो फिर मैंने उनको प्रयोगवाद के बारे में बताया कि सर ऐसा है कि प्रयोगवाद की शुरुआत अज्ञे ने की थी, लेकिन वो इस नाम के मूलतः खिलाफ थे। वो मानते थे कि प्रयोग का कोई वाद नहीं हो सकता है, बल्कि साहित्यिक वाद पे उनके पूरे खिलाफ संघर्ष रहा है अज्ञे का। तो इस जवाब से संतुष्ट थे। फिर उसके बाद में दूस जो वो थे चूँकि मेरी जो पूरा इंटरव्यू था वो अज्ञे के इर्द-गिर्द ज़्यादा हो गया था और काफ़ी लंबी बातचीत अज्ञे पे हो गई थी। बल्कि बल्कि मैंने 3-4 कविताएँ भी अज्ञे की सुना डाली थी उस बीच में। दीप अकेला सुना दी थी, नदी के द्वीप सुनाई थी। तो फिर उन्होंने कहा जो अध्यक्ष थे कि ऐसा कीजिए, इनसे अज्ञे पे बहुत बातचीत हो गई, अब कुछ और बात कीजिए। तो उन्होंने खुद मतलब बोला, तो फिर जो तीसरे थे उन्होंने फिर जो है मुझसे कुछ और सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि नई कविता की 4 प्रवृत्तियाँ बताइए। तो मैंने बताया कि लघु मानव की प्रतिष्ठा है और जो है
बौद्धिकता के प्राधान्य है, बहुत सारे मैंने उनकी विशेषताएँ बताई। फिर उन्होंने जो है मेरे से पूछा कुछ सवाल मुझे अब याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो अंतिम एक जो पैनलिस्ट थे, उन्होंने फिर मेरे से एक छंद पूछा कविता का। उन्होंने पूछा इसमें कौन-सा अलंकार है? पढ़ के उन्होंने, तो मैंने बताया कि सर ये दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि फिर उन्होंने एक सवाल और पूछा था वो शायद ओरांग-ओटांग पे पूछा मुक्तिबोध के। तो उन्होंने कहा कि आप कह रहे थे कि नई कविता लघु मानव की प्रतिष्ठा करती है, लेकिन ये कविता में तो कोई आम आदमी को बात समझ में ही नहीं आएगी, इतनी कठिन है। तो मैंने कहा सर आगे के यहाँ भारतीय परंपरा के भी बहुत सारे मतलब प्रतीक हैं और पाश्चात्य परंपरा के भी हैं और कई बार मतलब जो इस्लामिक ट्रेडिशन के भी बहुत सारे उनके यहाँ प्रतीक आते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो फिर उन्होंने ये बात जब आपत्ति की तो मैंने कहा सर ये बात सच है कि समकालीन कविता पे बल्कि नई कविता पे ये आरोप लगता है कि वो बहुत जटिल है कविता और वो जनता की बात करती है लेकिन वो जनता से ही दूर है, उसको पढ़ने वाले कम हैं। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने कहा धन्यवाद आप जा सकते हैं और स्माइल करते हुए उन्होंने मुझे वो किया। मुझे लगता है मैंने अमूमन सवालों के जवाब सही दिए थे। कुछ सवाल अगर मैंने नहीं भी बताया तो उसमें भी कन्फ्यूजन की स्थिति में एक आध सवाल पे ऐसा था, लेकिन ओवरऑल तो मुझे लगता है इंटरव्यू अच्छा गया है। आपके पीएचडी से कोई सवाल पूछा गया? नहीं, नहीं, मेरे पीएचडी से कोई सवाल नहीं पूछा गया, मुझसे टीचिंग भी नहीं कराई गई और जिस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि मुझसे मध्य प्रदेश जीएस का कुछ नहीं पूछा गया। 6 महीने पहले मैंने पढ़ी थी मध्य प्रदेश जीएस, लेकिन अभी मैं चीज़ें भूल रहा था धीरे-धीरे। तो मेरे ऊपर एक बड़ा दबाव ये था कि कहीं मध्य प्रदेश की जीएस के बारे में कुछ ना पूछे और बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने मेरे ज़िले के बारे में ही पूछा और मेरी कुछ तैयारी थी उस चीज़ के बारे में। तो यूपी से कोई स्पेसिफिक प्रश्न जैसे महाकुंभ चल रहा हुआ है? मेरे से कोई सवाल नहीं हुआ, मेरे से सीधे सवाल शुरुआत हुआ रसखान से, जिसका मैंने छंद सुनाया। और सही बात तो ये है कि आप थोड़ा स्टार्ट अच्छा मिल जाता है तो रिदम बन जाती है और फिर उसके बाद में मेरे हिसाब से मैंने जो विषय बताया उसी से उन्होंने फिर कुछ नया सिलेक्ट कर लिया। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप ही कुछ ना कुछ जैसे सूत्र छोड़ते जाते हैं बोलने के क्रम में तो उसी से वो लोग फिर ले लेते हैं कि अच्छा ये है। जैसे मैंने प्रतीक शब्द प्रयोग किया तो उन्होंने पूछा कि नए हिंदी कविता में प्रतीक का प्रयोग सबसे अच्छे किसने किया है? तो मैंने कहा गे जी ने किया है। तो उन्होंने कहा गे जी की एक कविता है नदी के द्वीप, तो उसमें क्या है प्रतीक? तो मैंने कहा नदी जो है वो समाज का प्रतीक है, जो द्वीप है वो व्यक्ति का प्रतीक है। समाज और व्यक्ति के बीच का द्वंद्व है उसमें। वो यही सब मोटे तौर पे मतलब इंटरव्यू चला। आपकी हॉबी से कोई प्रश्न पूछा गया? नहीं, हॉबी से मेरे से प्रश्न हाँ, हॉबी से ये पूछा गया कि आपकी हॉबी कविता लिखना है। तो मैंने कहा जी सर मैं कविता लिखता हूँ, मेरी कविताएँ प्रकाशित भी हुई हैं हिंदी की बहुत सारी पत्रिकाओं में और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो फिर उन्होंने लेकिन इसके बाद में ये नहीं कहा कि वो सुनाइए कुछ। अच्छा, चलिए और कुछ? और कुछ बताना चाहेंगे? और तो बस यही है कि पॉज़िटिव रहिए और बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा था जो मतलब बोर्ड के बाहर बैठ कर के या रूम के बाहर बैठ कर के बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे। और मेरे साथ ये मैं मेरे पास में इससे पहले 2-3 आयोगों का अनुभव रहा है। मैं उत्तर प्रदेश का आयोग का भी इंटरव्यू दिया था, हिमाचल का भी दिया था। अब ये है कि सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ये राय दे सकता हूँ कि कॉन्फिडेंस मैटर करता है और थोड़ा-सा आत्मविश्वास रखिए और ये मान के चलिए कि आप जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अपनी बातों को थोड़ा-सा विश्वास लेकर के। चलिए सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अरे! आप लोगों का शुक्रिया क्योंकि इससे पहले जब मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, तो मैं भी आप ही लोगों के चैनल से जुड़ा हुआ था। मैं देख रहा था कि कैसे सवाल पूछ रहे हैं, तो तैयारी में बहुत मदद मिलती है आप लोगों का भी। थैंक यू सर।